आज हम लोग फोर्स का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट डे आप लोग को बताया गया था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। थोड़ा मैं उसे रिवाइज करवा देता हूँ, तब इसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। देखिए, हम लोगों ने लास्ट डे क्या देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं सर्कुलर मोशन में क्या कराऊँ, मूव कराऊँ, इट मीन्स हाथ में मैंने क्या किया, एक रस्सी पकड़ा, उसके एक एंड में पत्थर लगा दिया, उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, और वो क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड से। किससे घुमा रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब एक पत्थर को घुमाया जा रहा था यहाँ से, ये गोल गोल घूम रहा था, तो अगर मैं स्पीड के हिसाब से कहूँ तो इसमें क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। ये सब v मीटर पर सेकेंड, ये उसके क्या है, स्पीड है, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, ये v मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 40 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 50 मीटर पर सेकेंड, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था। तो क्या वेलोसिटी में भी क्या ये क्या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट ही होगा क्या? नहीं। देखिएगा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन इट हैव डायरेक्शन। इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा, यानी इसके पास एक डायरेक्शन होगा। और वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका? फिक्स्ड। आपको पता होता है कि आप किधर जा रहे हो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई राइड अ बाइक 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड माई होम, टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड साउथ, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लिख देते हैं। तो आप किधर जा रहे हैं, आपका एक डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है, ये होता है आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या, डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। अगर इसमें देखिए, लास्ट जो हम लोग देखें, इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूँ तो ये किधर जा रहा है, इस साइड। अगर जब पत्थर को इस जगह पे था, उस समय अगर मैं छोड़ देता तो पत्थर किधर लेके चला जाता, इसको ऐसे निकल जाता। इस पॉइंट पे क्या था, डाउनवर्ड, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था। आप फील करके देखो, इस तरह से घुमा रहे हो, छोड़ेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, इस पॉइंट पे तो ऐसे निकल जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है। तो आप देखिए, इसके पास मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड से जा रहा है सब जगह, 20 20 20 20। मैंने यहाँ पे v लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड। सबके जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज फिक्स। क्या है जो फिक्स नहीं है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है सर। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ठीक है। कभी आप कह सकते हैं नॉर्थवर्ड हो गया, कभी आपका क्या हुआ, वेस्ट, कभी साउथ, कभी ईस्ट, अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। तो आप बताइए, वेलोसिटी क्या फिक्स है? नहीं सर। लिख सकते हैं वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? ड्यू टू द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए इसका क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसका एक डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। अब मुझे क्या पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है, किधर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, ये टुवर्ड सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टुवर्ड। अब देखिए, अब वो किधर भी घूम रहा हो, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं, सबका डायरेक्शन क्या है। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ उसका सेंटर हो, सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। ये ज़्यादा क्लियर है? इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने के रेट को। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या थी, v²/r। एक इसका यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, इसका फॉर्मूला होता है। इस एक्सेलरेशन का एक अलग नाम दिया गया था, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक के नीचे मैं सी लिख दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, या फिर आप सीपी लिख दो ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है कि डाउट है? ठीक है। अब इसके अंदर, सबके अंदर देखो कोई ना कोई तो मास होगा, कुछ मास होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, सर्टेन क्वांटिटी होगी। तो इसके अंदर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फोर्स जनरेट होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या था,
मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, मास भी इसके अंदर है, तो उसके अंदर कितना फोर्स, आप हर पॉइंट पर उसका फोर्स चेक कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं v²/r। तो इस समय जो फोर्स होता है इसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। समझा पाए, ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, वह फोर्स जो से अंदर की ओर खींचता है, वो क्या हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये क्या रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है एग्जिस्ट, देख पा रहे हैं, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसे अंदर की ओर खींच रहा है, हाँ या ना, क्लियर हो गया। ये था सेंट्रीपेटल फोर्स और ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। अब सवाल आता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स हमें कब कब देखने को मिलता है। कभी भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, समझिएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, यानी गोल गोल घूम रहा है, सेम स्पीड से घूम रहा होगा। मैं कह रहा हूँ स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से गोल गोल घूम रहा होगा तो उसके अंदर एक इनवर्ट फोर्स खींच रहा होता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ देखने को मिलेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है यूनिफॉर्म स्पीड में। समझा पाए, देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब उसका नाम है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसे कहा जाता है फेक फोर्स, इसे क्या कहते हैं, फेक फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, देखिए मैं हर तरह से सिनोनिम बताना चाहता हूँ, मैं क्या बुक में ही मिलेगा आपको, सिनोनिम बताना चाहता हूँ कि आपको देखिए अलग अलग नाम से एक चीज़ आगाह कर रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये रियल नहीं है, ये क्या है, ये आपका इमेजिनरी है। जैसे अर्थ के अंदर एक्सिस होती है क्या, किसी ने देखा है, रॉड नहीं देखा, लेकिन अर्थ घूम रही है ना, तो इमेजिनरी लाइन मान लिया गया, ठीक है। उसी तरह मैं अगर देखूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप क्या देखो, मैंने इतने नामों से बताया कि वो क्या है, फेक है, स्यूडो है, यानी वो नहीं होते हुए भी है, ठीक है, समझा पा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जाइंट व्हील का। देखिएगा मैंने खूबसूरत सा जाइंट व्हील बनाया, मैंने पहले बता दिया कि जाइंट व्हील क्या होता है, ठीक है। जाइंट व्हील बहुत सारे आदमी घूम रहे हैं, मुझे पर्टिकुलरली ए और बी को देखना है। तो एक उस डब्बे में ए और बी दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, और उसका एक फ्रेंड जिसे डर लगता है, वो सी यहाँ पे खड़ा होकर उसको देख रहा है, क्यों, वो चढ़ नहीं सकता, उसको डर लगता है। अब ध्यान से देखिए, ए बी जब ये व्हील चल रहा होगा, जाइंट व्हील, ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। देखिएगा, तो जाइंट व्हील के अंदर एक डब्बे के अंदर ए और बी है, और ये व्हील घूम रहा है, ये व्हील क्या हो रहा है, घूम रहा है, एक फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, एक सर्टेन वेलोसिटी होगी v मीटर पर सेकंड, कुछ किसी से घूम रहा होगा। अब बताइए ये रोटेशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हो रहा है, ये मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हो रहा है। तो सर्कुलर जब मोशन है तो यहाँ पे इनवर्ड एक फोर्स काम करती है, उसका नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सभी ने पढ़ा अभी। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो सी ने देखा, ऑब्जर्व किया, सी किसको देख रहा है, बी को देख रहा है, सी किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। सी ने क्या देखा कि बी इस व्हील के अंदर घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमने के कारण अंदर में एक एक्सेलरेशन काम करता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो इनवर्ड काम कर रहा है अंदर की ओर। सी किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। जो सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड, ये चाहता है इसको अंदर खींचना, क्या चाहता है, सब चीज़ों को अंदर खींचना, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाता मोशन के कारण। अब देखिए, सी ने बी को देखा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट। अब अगर ए बी को देख रहा है, अब क्या देख रहा है, ए बी को देख रहा है, ये क्या हुआ, when C observe B, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट था, when A observe B, जब A किसे देख रहा होगा, B को देख रहा होगा। अब बताइए,
अब एक ही डब्बे में मैं और मेरा फ्रेंड बैठा रहे, तो मैं उसे जब देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद में देख रहा हूँ, तो क्या उसका पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो गया क्या? अब भी वो वहीं बैठा जहाँ पहले था। तो देखिए एक डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा रेस्ट का, इफ़ एनी बॉडी और एनी सम ऑब्जेक्ट डजंट चेंज देयर प्लेस और पोजीशन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट से, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेस्ट। तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है? रेस्ट में, ठीक है। लेकिन ए के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात है कि बी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन क्या चाहता है? उसे इनवर्ड खींचना। सर्कुलर मोशन क्या चाहता है? उसे इनवर्ड खींचना। और ए क्या कहता है कि इनवर्ड खींच रहा है। बात सुनो, ये जानता है कि अगर इनवर्ड फोर्स लग रहा है तो जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहाँ का मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन में। तो बी सर्कुलर मोशन में। अब ए कह रहा है कि नहीं, वो तो रेस्ट में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ दो अलग अलग स्टेट में हो सकता है क्या? रेस्ट में भी मोशन में पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है कि फिजिक्स है, फिजिक्स कहता है कि आपको सारे लॉ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एक कहता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगा दूं कि मेरे रिस्पेक्ट में फोर्स कैंसिलेशन हो जाए। आपने छोटे क्लास में पढ़ा था कि इधर से आप अगर 14 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, उधर से भी अगर 14 न्यूटन का फोर्स देंगे, फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन एक का डायरेक्शन इधर है, एक का फोर्स इधर है, एक का फोर्स क्या है? इधर है। फोर्स एक पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो इसे नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन का मैटर है। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाता है? सम हो जाता है। पहला फोर्स ये पॉजिटिव था, प्लस ये दूसरा फोर्स ये नेगेटिव हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? ज़ीरो। ऑब्जेक्ट हो गया रेस्ट में, फोर्स कैंसिल हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट चाहता होगा क्या? ए भी चाहेगा कि नहीं मैं बी के ऊपर अप्लाई कर दूं, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, तो अंदर खींच रहा है। तो अंदर खींच रहा है कब? जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तब। समझिएगा, ए कह रहा है कि मुझे पता है कि बी सर्कुलर मोशन है सी के रेफरेंस में, तो सर्कुलर मोशन है तो जरूर अंदर की ओर जा रहा होगा, इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ये तो रेस्ट में है, तो रेस्ट कब हो सकता है? पता, इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे कौन सा फोर्स देना पड़ेगा? आउटवर्ड फोर्स देना पड़ेगा। इनवर्ड और आउटवर्ड की अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गई तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तब ए ने कहा कि जरूर इस बी पर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। वो क्या कर रहा है? आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। उसको मैं क्या कहूँगा? सेंट्रीफ्यूगल, सी एफ, ये सी पी कर देते। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसा फोर्स है जो आउटवर्ड धक्का देता है। कहाँ देता है धक्का? आउटवर्ड देता है, सेम मैग्नीट्यूड से देता है। अब बताओ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? और आपको ये भी कह दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मैं इस फोर्स को पॉजिटिव कहूँ तो इस फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यों कहना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का पॉजिटिव कहते हो तो उस डायरेक्शन का वो क्या कहना पड़ेगा? नेगेटिव कहना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव। नेट फोर्स क्या होता है? फर्स्ट फोर्स प्लस सेकेंड फोर्स। तो मुझे पता है कि ये प्लस में है तो प्लस एफ सी पी, ये प्लस में क्या? माइनस एफ सी एफ। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका? सेम है। तो +5 -5 क्या होता है? 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सी पी माइनस एफ सी एफ। दोनों की लिख देंगे कि एफ सी पी इज इक्वल टू एफ सी एफ। ये मैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? देखिए मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब कह सकता है कि हाँ बी रेस्ट में इसलिए मेरे रिस्पेक्ट में क्योंकि इस पॉइंट पे क्या लग रहा है उसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद करने वाली है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इन same rotational frame। बात सुनिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लग सकता है जब आप उसके साथ हो उसी रोटेशन मोशन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी काम करता है जब आप उसी रोटेशनल फ्रेम में उसके साथ खड़े हैं। तो आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा क्योंकि 0 हो गया। ये इसके हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग सकता क्योंकि ये उस फ्रेम में नहीं है। अगर ऑब्जर्वर भी
उसी फ्रेम में चल जाए तो उसको वो क्या दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है, जब आप रोटेशनल मोशन के सेम फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट के साथ खड़े होंगे। ठीक है, आप उसी फ्रेम में होंगे। मान लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, मुझसे पहले भी डिस्टेंस इसका 15 मीटर था, यहाँ पे आ जाएगा तभी मेरे से इसका डिस्टेंस 15 मीटर ही होगा, तो मेरे रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। हाँ लगेगा। क्यों, आप सेम रोटेशनल फ्रेम में हैं, आप उसी रोटेशनल फ्रेम में उसके साथ घूम रहे हैं, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वरना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता। इसीलिए इसे कहते हैं ये फेक फोर्स है। क्यों, इसने फिजिक्स को बैलेंस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, रियलिटी में सभी फोर्स नहीं आया। तो आप कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर काम करता है, आउटवर्ड। ये इनवर्ड, तो ये क्या, आउटवर्ड। क्लियर हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशनल मोशन, इसके सेंटर से बाहर की ओर। ये सेंटर से अंदर, तो उसी लाइन में सेंटर से बाहर की ओर। क्लियर है। तो देखो इस पॉइंट पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स क्या है, सेम है, इसलिए बैलेंस फोर्स हो गया, वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, रेस्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में। क्यों, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। समझा पाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सारे इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसे अभी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट टॉर्क, टॉर्क मीन्स मोमेंट फोर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को देख के बताइए इसमें ओवरऑल कैसा टॉर्क लगेगा, यानी कैसा मोमेंट फोर्स होगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने के पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, वही आपका ये दरवाजे वाला एग्जाम्पल। ये दरवाजे में हिंज लगी हुई है, ठीक है। हैंडल कहाँ लगा रहे हैं, सपोज हैंडल मैंने यहाँ पे लगाया और मैं यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे कितना मोमेंट फोर्स होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी आपकी, 80 सेंटीमीटर है, और मैं इसमें जो फोर्स दे रहा हूँ वो फोर्स कितना है आपका, 15 न्यूटन है। तो कितने का मोमेंट फोर्स होगा। तो आप आराम से कह सकते हैं सर मोमेंट फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितने का दे रहे हैं, 15 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने का। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या, ध्यान दीजिएगा। आप तो यहाँ से ऐसे फोर्स देके निकल गए, आपने क्या हुआ, ऐसे फोर्स दिया। अब दरवाजे का हिंज तो यहाँ पे है, वो तो यहाँ से घूम रहा है, तो फिर तो कहा गया ये जो रोटेट कर रहा है इसका रोटेटरी एक्सिस, आपका फोर्स ऐसे जा रहा है, आपका फोर्स क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। सपोज आपका फोर्स ऐसे जा रहा है और ये हिंज, ये दोनों मिलके इसके साथ 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, देखो बात सुनो इधर, और यहाँ पे फोर्स आपका है, ये क्या हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए मैं फोर्स ऐसे दे रहा हूँ लेकिन यहाँ से घूम रहा है ना, तो इससे इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है आपको। किसको देखना है आपको। अब चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। अगर मैं फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट में ए से स्टार्ट करता हूँ, ए पॉइंट क्या करेगा, अब सारे फोर्स आप भूल जाओ, ए क्या चाहेगा उसको। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फोर्स देते हो तो आप क्या चाहते हो, उसको किस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो, ऐसे घुमाना चाहते हो ना। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मोमेंट फोर्स को मैं टॉर्क लिख सकता हूँ। तो इसका टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना का लग रहा है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज के लिए फोर्स क्या है आपका 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब बात सुनिए, यहाँ से डिस्टेंस क्या बता दिया है, पिवट पॉइंट से इस फोर्स का, ये फोर्स अगर अंदर चला जाए तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पिवट, देखो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पिवट पॉइंट से आपका फोर्स ऑफ डायरेक्शन का डिस्टेंस, पिवट पॉइंट से आपका फोर्स ऑफ डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये होगा, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये काम आएगा, क्या होगा 1। तो हो गया फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो पॉजिटिव 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। फॉर पॉइंट किसके निकालेंगे आप,
अब देखो बी किस डायरेक्शन में लग रहा है और कैसा लग रहा है। आप इस डायरेक्शन में देखो, बी लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे करके, तो बी क्या चाहेगा, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर मैं ऐसा धक्का दूँ, ऐसा धक्का देने का मतलब पिवट पॉइंट इधर है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। फोर्स, ये सब मैंने पहला लेक्चर में बताया था, वीडियो में आप देख लीजिएगा अगर किसी को याद नहीं रहा तो फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी 30 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, कितना 4 मीटर का, तो फोर्स का यूनिट क्या था न्यूटन, ये मीटर, -120 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, फॉर पॉइंट सी निकालेंगे। अब देखिए फॉर पॉइंट सी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में दे रहा है, चीज़ों को इस तरह से घुमाना चाहेगा पिवट पॉइंट से, ये आपका पिवट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इधर ऐसे धक्का देते हैं, चीज़ों को ऐसे घुमाएंगे तो हो जाएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स कितने का है 80 न्यूटन, पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 3 मीटर का, तो न्यूटन मीटर, 240 न्यूटन मीटर, पॉजिटिव। फॉर पॉइंट डी, फॉर पॉइंट डी, अब बताइए अगर वो डायरेक्टली पिवट पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है तो क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल, दरवाजे का ये एग्जाम्पल। अगर हिंज लग गया है आपका, देखिए इधर से अगर मैं हिंज लगा दूं, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दूं, गेट पर कोई असर होगा, कोई असर नहीं होगा। तो इसका मोमेंट फोर्स क्या होगा, इसका क्या होगा टॉर्क 0। क्यों 0 होगा, फिर से समझाइए। आपने डायरेक्शन डोर में इस तरह से दिया, पिवट पॉइंट भी इधर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल होने पे क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाते हैं 0। रीज़न पूछेगा तो आप कह दीजिएगा, अगर इस तरह MCQ में किसी में दे दिया तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट बोथ आर इन, पिवट पॉइंट रोड एक्सिस बोथ आर इन पैरेलल, तो फोर्स के टॉर्क क्या हो जाएगा 0। फॉर पॉइंट ई पॉइंट पे ध्यान से देखिए, तो ये इधर डायरेक्शन दे रहे हैं, यानी क्या होगा ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स पॉजिटिव, डिस्टेंस 5 मीटर यानी न्यूटन मीटर, 250 न्यूटन मीटर। समझा पाए। नेट टॉर्क क्या होता है, सबको ऐड कर देना पड़ेगा आपको। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, आपको सारे टॉर्क वैल्यू को क्या करेंगे ऐड, +20 प्लस -120 प्लस 240 प्लस 0 प्लस 250। अच्छा, आपका क्लॉकवाइज कौन कौन हो गया है, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव, तो 20 -120 प्लस 240 -250, तो क्या हो गया 260। नेगेटिव में 260 क्या हो जाएगा, 260 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा क्या क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सही है। अब सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको क्या दिख रहा है कि एक रूलर दे दिया गया है, एक मीटर रूलर कह दिया, यानी 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर है। नाइफ या फिर पिवट पॉइंट कहाँ पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे रखा है। एक लोड को कहा गया 5 सेंटीमीटर पे हैंग कर दिया है। आज से पूछा इसका मास कहाँ लगेगा, तो जैसा आपको बताया गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी यूनिफॉर्म रूलर का कहाँ लाई करता है, उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका क्या होगा वेट लाई करेगा। तो लिख सकते हैं वेट ऑफ, वेट या फिर मास कहेंगे आप, ज़्यादा बेटर होगा। मास ऑफ रूलर लाई ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ रूलर।
तो कहाँ होगा 100 का आधा 50 सेंटीमीटर पे। तो आप क्या कीजिएगा डायग्राम में डायरेक्टली ये 30 पे है ना, तो 50 पे वेट ऑफ द रूलर को लाई कर दीजिएगा। 50 सेंटीमीटर लिखेंगे लेट मास ऑफ रूलर, यानी नहीं वेट ऑफ रूलर, क्या लिखेंगे वेट ऑफ रूलर इक्वल टू W। ठीक है, तो W से जो फोर्स लगेगा क्या होगा WGF लग जाएगा, इससे लगने वाला फोर्स। अगर 1 ग्राम आप उठाते तो 1 GF लगता है, 1 ग्राम फोर्स। 3 ग्राम उठाते तो 3 GF यानी 3 ग्राम फोर्स लगता है आपका। तो 30 ग्राम के लिए 30 GF फोर्स, 40 ग्राम के लिए 40 GF फोर्स लगा, तो आपका W के लिए क्या लगेगा W ग्राम फोर्स लग जाएगा। अब बाय प्रिंसिपल देखो आप क्या कह रहा है, वेट निकालने के लिए बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट P इज इक्वल टू क्या था क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स। हम लोग क्या लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो ये घुमाएगा, क्लॉकवाइज ये घुमाएगा। तो मास इनटू मोमेंट फोर्स, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास क्या है आपका 40, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देखिए तो 30 - 5। इसका मास कितना है W। अब देखो इसका क्या होगा मोमेंट फोर्स क्या होगा 50 से, देखो इसकी वैल्यू क्या है 50 पे है, ये 30 पे है, 50 - 30, 40 × 25 W × 20। So W is equal to 40 × 25/20। So 50, सारे वैल्यूज में ग्राम में थी इसकी वेट, तो वेट कितना निकल गया 50 ग्राम ऑफ रूलर। क्या जस्ट डायरेक्शन दिखाता है, मुझे तो कहा कि इक्विलिब्रियम है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप जब सम करते हो उसमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट में आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वेट ऑफ द रूलर क्या निकला आपका 50 ग्राम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रिजिड रॉड कॉज क्लॉकवाइज मोमेंट। किस इन दोनों फोर्स में किस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा ये क्लॉकवाइज, ये ना होगा इस तरह से रोटेट कराएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 12 ग्राम फोर्स, खत्म। हाँ 1 मार्क्स आपके। सेकंड क्या कह रहा है, इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम, क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालो। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू क्या थी बताइए, पॉजिटिव दिखा देंगे। फोर्स क्या है 20, डिस्टेंस क्या है 6, तो ग्राम 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में 120 GF सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज टॉर्क कितने का होगा, माइनस में देंगे, क्या हो जाएगा 12, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने का है 10 सेंटीमीटर, ग्राम 4 सेंटीमीटर, माइनस 120 ग्राम 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए दोनों सेम है। आपसे पूछा क्या इक्विलिब्रियम में है, यस, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम टॉर्क। ठीक है, थर्ड नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए आपसे थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है, द डायरेक्शन 20 ग्राम फोर्स रिवर्स। 20 ग्राम फोर्स जो आपको मिल रहा है ना, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, यानी ये नीचे की ओर है ना, इसे क्या कर दीजिए आप ऊपर की ओर कर दीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, इससे 20 ग्राम फोर्स से क्या करेगा, ऐसा पुश कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज, ये भी क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी ओवरऑल क्या होगा आपका क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स होगा, हाँ या ना, फॉर 20 ग्राम फोर्स। मैं इसके कारण देख रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 6, 120 ग्राम फोर सेंटीमीटर। टॉर्क क्या होता है नेगेटिव, क्यों क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब बात कर रहे हैं फॉर 12 ग्राम फोर्स, ये भी आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ध्यान से देखिए ऐसे करके। तो क्या हो गया वैल्यू इसका, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस में होगा। नेगेटिव साइन सब ये बताता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बताता है सिर्फ आपका कि वो क्लॉकवाइज है। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट टॉर्क क्या हो गया, ये ना पूछा है रिजल्टेंट मूवमेंट फोर्स या रिजल्टेंट टॉर्क। तो ये क्या हो जाएगा -122 प्लस -120 ग्राम फोर सेंटीमीटर, -120 -240 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो हो जाएगा क्या 240 ग्राम फोर सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा इसे क्या लिख देंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स। ये होगा आपका रिजल्टेंट आंसर। समझा पाए। तो बस इस चैप्टर से इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा अच्छा आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका सेकंड पार्ट बताया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ से अधिकतर आपका क्या बनता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, तो देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर से इतना ही था।